हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों आइडियल गैस क्या है और रियल गैस क्या है, पढ़ा था ना ऐसा। अभी बच्चों जो आइडियल गैस के बिहेवियर से जितना भी डेविएशन होता है रियल गैस में, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो किसी भी आइडियल गैस के बिहेवियर में जितना डेविएशन होता है उसको समझने के लिए एक फैक्टर लगाया जाता है। उस फैक्टर को बोलते हैं बच्चों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो क्या है एक बार उसको देखते हैं। स्टडी ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो इसकी स्टडी की जाती है। इट इज स्टडीड बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करना। होता है क्या ये जेड होता है बच्चों। जेड कैसे फाइंड करते हैं, पीवी बाई आर टी। पीवी इक्वल टू एनआरटी था, उसी से जेड आ गया 1 मोल गैस के लिए पीवी इक्वल टू पीवी बाई आर टी इक्वल टू जेड। तो बच्चों जेड की दो वैल्यू हो सकती है, या तो जेड 1 के इक्वल होगा या बच्चों जेड 1 के इक्वल नहीं होगा। जब भी बच्चों जेड 1 के इक्वल होगा इसका मतलब क्या है, पीवी इक्वल टू क्या है, आर टी है। दोनों इक्वल है तभी तो जेड आएगा। पीवी इक्वल टू आर टी 1 मोल गैस के लिए, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी या 1 मोल के लिए पीवी इक्वल टू आर टी किस केस में होता है, फॉर आइडियल गैस। ये तो आइडियल गैस के लिए पॉसिबल है, यानी आइडियल गैस के लिए बेटा जेड 1 होगा, क्योंकि वहाँ 1 मोल गैस के लिए पीवी इक्वल टू आर टी होगा। ठीक है। जेड 1 के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, जेड 1 से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा। दो सिचुएशंस होंगे बच्चों, या तो जेड 1 से ज़्यादा होगा या जेड 1 से कम होगा। अगर जेड 1 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, पीवी इज ग्रेटर देन आर टी, ये बोलेंगे। यानी गैस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, गैस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। गैस को कंप्रेस करने के लिए प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। मतलब गैस क्या है, इजीली कंप्रेसिबल नहीं है, गैस आसानी से कंप्रेस नहीं हो सकती। ये उसका डेविएशन है आइडियल बिहेवियर से। इसका मतलब हो गया मीन्स गैस इज नॉट इजली कंप्रेसिबल, आसानी से कंप्रेस नहीं होती है। उधर देखेंगे बेटा क्या है, जेड लेस देन 1 है, तो जेड 1 से कम कब आएगा, जब पीवी की वैल्यू आर टी से छोटी होगी। जब पीवी की वैल्यू आर टी से छोटी आएगी, तो पीवी यानी प्रेशर की वैल्यू कम लगने का मतलब है कि थोड़ा सा प्रेशर लगाते ही गैस आसानी से कंप्रेस हो जाएगी। गैस आसानी से कंप्रेस हो जाएगी थोड़ा प्रेशर लगाने पर। क्या लिख देंगे इसका मतलब, मीन्स गैस इज इजली कंप्रेसिबल। गैस आसानी से क्या हो जाती है बच्चों, कंप्रेस हो जाती है। कुछ चीज़ें और बच्चों डेविएशन में, जब जेड 1 से ज़्यादा होगा तो मतलब क्या है, आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन है, और जेड 1 से कम है तो आइडियल बिहेवियर से बच्चों क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। बोल सकते हैं, समझ गए ना। अगर आपकी भाषा में कोई चीज़ 0 से ऊपर जाए तो पॉजिटिव डेविएशन, नीचे आए तो नेगेटिव डेविएशन। लिखते हैं इसको भी, इफ जेड इज ग्रेटर देन 1 देन देयर इज पॉजिटिव डेविएशन किससे, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और अगर जेड क्या है, जैसे कि यहाँ पे है बच्चों
अगर z क्या है, लेस देन 1 है, तो क्या होगा, देन देयर इज नेगेटिव डेविएशन गैस के लिए फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और एक चीज़ और बताऊंगा मैं इसमें, किसी भी गैस का जो डेविएशन है आइडियल बिहेवियर से, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर पे। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, वो आइडियल गैस के क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। कम है तो क्या होंगे, वो पास पास आएंगे और आइडियल गैस के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे। क्या हो गया, डेविएशन हो गया ना। तो टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। हर एक गैस के लिए क्या होगा, अलग अलग डेविएशन होगा। किसी में बहुत दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल, किसी में उसके कंपेयर में कम दूरी पे होंगे। तो लिखते हैं बच्चों इसको, तो डेविएशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस और किस पे बच्चों, टेम्परेचर पे। अगली बात, आपके माइंड में ये आ जाए कि किसी भी आइडियल गैस में उसके बिहेवियर से कैसे डेविएशन हो सकता है, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। या ऐसा समझ सकते हैं कि आइडियल बिहेवियर होने के लिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर ही क्यों होना चाहिए, है ना। उसको दोनों को बातों को एक बार देखते हैं बच्चों। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। देखते हैं क्या है। जब बच्चों गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा तो वो पास पास आ जाएंगे। उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने बताया था, वो नेग्लिजिबल नहीं होगा, मानना पड़ेगा। जो डेविएशन हो गया उसके आइडियल बिहेवियर से, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मिक्सचर के वॉल्यूम के साथ कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ गए। ये भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अगेंस्ट हो गया। तो इसलिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो होना चाहिए, ताकि मॉलिक्यूल दूर दूर रहें, वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, नेग्लिजिबल हो। तो दोनों बातों को लिखते हैं। इस कंडीशन में, एट दिस कंडीशन, पहला पॉइंट डाल के लिख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। इसलिए क्या बोल देंगे बेटा, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कंसिडर करना पड़ेगा। इज कंसिडर्ड, जो कि किसके अगेंस्ट है, विच इज अगेंस्ट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, क्योंकि अट्रैक्शन होता ही नहीं है गैस के मॉलिक्यूल के बीच में। दूसरी बात क्या होगा, इससे गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे ऑफ गैस कम क्लोज टू ईच अदर, इसलिए सो देयर वॉल्यूम, इसलिए उन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं हो सकता, इकट्ठे में तो वॉल्यूम मानना पड़ेगा। नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के वॉल्यूम के कंपेयर में। तो इसलिए बच्चों जब टेम्परेचर लो हो जाए, प्रेशर हाई हो जाए, तो गैस में आइडियल बिहेवियर से क्या हो जाता है, डेविएशन हो जाता है। फिर बच्चों इस आइडियल गैस और रियल गैस से रिलेटेड एक टर्म और आती है बॉयल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जहाँ पर कोई रियल गैस
बिहेव करता है एज ए आइडियल गैस। वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई रियल गैस बिहेव करे, अपना बिहेवियर शो करे लाइक एन आइडियल गैस इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर। तो बेटा क्या बनेगी डेफिनेशन? टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस behaves like an ideal gas। अभी बेटा आगे बढ़ते हैं। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ ली, काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ ली, अब आगे हम पढ़ेंगे वैन डर वाल गैस इक्वेशन। चल है क्या ये क्या है? एक तरह से करेक्शन है इन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन के प्रेशर के अंदर और वॉल्यूम के अंदर करेक्शन करेंगे, कुछ सुधार करेंगे, तो उससे जो नई गैस इक्वेशन बनेगी बच्चों, उसी का नाम क्या है? वैन डर वाल गैस इक्वेशन। लिखते हैं एक बार इसको। इट इज correction in pressure and volume of ideal gas इक्वेशन। कैसे करेक्शन है आपको करके दिखाते हैं अभी। आइडियल गैस इक्वेशन आपको याद है PV इक्वल टू nRT। तो पहले P में करेक्शन करेंगे, P में AN स्केयर बाई में V स्केयर ऐड कर देंगे। P का करेक्शन हो गया, AN स्केयर बाई V स्केयर ऐड किया, सॉरी PV था ना, V आ गया, V में से माइनस कर दिया NB इक्वल टू nRT। N बच्चों क्या है? इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं सबके अंदर, A और B क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स हैं, A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं इसकी, AN स्केयर प्लस V स्केयर की। तो देखने में जैसा बताया है ये बच्चों क्या है? एक तरह से करेक्शन इन प्रेशर है, और प्रेशर के अंदर ये वैल्यू ऐड हो रही है, ये बोलेंगे ना। तो पहले इतनी बात लिखते हैं, इट इज करेक्शन इन प्रेशर। और बच्चों प्रेशर के अंदर ये वैल्यू ऐड हो रही है, यानी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में गैस के मॉलिक्यूल पे अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो पास आ जाएंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखिए ये वैल्यू ऐड हो रही है, मतलब बच्चों प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। गैस के मॉलिक्यूल्स पे अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो पास आ जाएंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये क्या शो करेगा बेटा? AN स्केयर बाई V स्केयर, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो लिखते हैं इसको, इट रिप्रेजेंट्स द increase in force of attraction between molecules of gas। बात करते हैं NB की। तो बेटा NB क्या है? देखें ये वॉल्यूम में से माइनस हो रहा है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों को वॉल्यूम, वॉल्यूम का साथी, या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। NB को क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड को वॉल्यूम
या बेटा इसका दूसरा नाम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक तरह से ये गैस मॉलिक्यूल का इफेक्टिव साइज बताएगा, भाई जितना वॉल्यूम होगा उतनी दूर तक उनका साइज होगा। इट गिव्स, इसको मिला के साइज होगा इस वॉल्यूम को, इट गिव्स द इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जितना वॉल्यूम उतनी दूर में फैले होंगे उतना गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज होगा। अब अगली बात करते हैं बच्चों, आपने समझ लिया ये an²/v² क्या है और nb क्या है। अलग से मैंने बताया होगा a और b कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अगर बच्चों यहाँ से देखना हो a और b की यूनिट क्या हो सकती हैं, a और b की यूनिट, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक बार उसको समझते हैं। यूनिट ऑफ ए एंड बी, ए और बी की यूनिट। पहले बच्चों यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। P को इक्वल लिख लूँगा मैं an² v² को, A की यूनिट निकालनी है इसलिए। ऐसे B की यूनिट निकालनी है तो V को NB के इक्वल लिख लेंगे। यहाँ से बेटा ये फाइंड करना हो तो क्या आ जाएगा आपका PV² में n²। अब यहाँ से A की यूनिट बना देते हैं। प्रेशर के लिए यूनिट क्या होगी बच्चों, प्रेशर के लिए एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम के लिए लीटर² हो जाएगा, मोल के लिए ऊपर जाके पर मोल² हो जाएगा। सबकी अलग अलग यूनिट रख दी। बी के लिए निकाल लेते हैं। बी को क्या लिख सकते हैं आप, बी फॉर बॉल को V = NB। बी निकालना हो तो बेटा V/N। तो बी की यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ से, V वॉल्यूम है लीटर, N नंबर ऑफ मोल है तो लीटर पर मोल। ऐसे बेटा इनके अलग अलग क्या आ गई, ए और बी की यूनिट्स आ गई। तो बच्चों गैसीय स्टेट को पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा लिक्विड स्टेट के बारे में कि लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े क्लोज होते हैं, उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप कंटेनर पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें बेटा आपने पढ़ी हुई हैं। कुछ चीज़ें और हम अलग पढ़ते हैं, ये भी शायद आपने कभी न कभी सुना होगा, लेकिन फिर भी बेटा एक बार उनको कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये सिलेबस में जस्ट इनका एक आइडिया बेटा, अब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो एक बार हम उनको आइडिया के रूप में पढ़ते हैं। पहली चीज़ है बेटा इवेपोरेशन। नाम से ही समझ आता है कि जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो बेटा क्या होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। सबसे सिंपल एग्जांपल है जब वाटर को हीट करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं तो स्टीम में जाता है, वेपर की फॉर्म में जाता है, वो वाटर का इवेपोरेशन है। ऐसे किसी भी लिक्विड का हो सकता है। अगली बात है बच्चों, जब इवेपोरेशन होगा लिक्विड का तो हमेशा जो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होंगे, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो वेपर की फॉर्म में चले जाएंगे लिक्विड से, और जिनकी एनर्जी कम होगी वो लिक्विड स्टेट में रह जाएंगे। दोबारा बोलता हूँ, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होती है वेपर की फॉर्म में चले जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। जिनकी एनर्जी कम होती है वो नीचे रह जाते हैं। तो क्योंकि बच्चों इवेपोरेशन में लिक्विड के ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स वेपर की फॉर्म में उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, इसलिए बोलते हैं इवेपोरेशन के बाद हमेशा उस सरफेस पे कूलिंग होती है। इवेपोरेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग, क्योंकि एनर्जी वाले मॉलिक्यूल तो उड़ गए, कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बचेंगे, इसलिए उस सरफेस पे क्या होगी, हमेशा कूलिंग होती है। तो इसके डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। कैसे, हीट करने पर। ठीक है, अगली बात क्या बोली मैंने, ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के दौरान हमेशा ऑलवेज मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, क्या बोला मैंने, ऑलवेज मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं
किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। इसलिए इवेपोरेशन जो है वो किस में रिजल्ट हो जाता है, रिजल्ट्स इन टू कूलिंग। इसको समझने के लिए बेटा 2-3 क्वेश्चंस है, आपने सुने होंगे, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई वी फील, 9th क्लास में होते थे क्वेश्चन ये, कूल ऑन पाम व्हेन एसीटोन या फिर पेट्रोल इज पुट ऑन पाम। जब हम हथेली पर पेट्रोल या एसीटोन, जैसे थिनर होता है नेल पॉलिश साफ करने वाला, उसको रखते हैं तो हमारे को कूलिंग क्यों महसूस होती है? क्योंकि बेटा जब भी पेट्रोल या एसीटोन रखा जाएगा तो जो हमारे हथेली पे ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं वो एसीटोन या पेट्रोल के साथ बेटा वेपर बना के उड़ जाएंगे। ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल वेपर बना के उड़ जाएंगे, तो पीछे बेटा हमारे पाम के ऊपर कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह जाएंगे, जिससे हमारे को कूलिंग महसूस होती है। और ऐसे बेटा दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, वाई वाटर बिकम्स कूल, कोल्ड, ठंडा हो जाता है किसके अंदर, वाटर पोट के अंदर, मटके के अंदर। क्योंकि इसका सीधा लॉजिक है बच्चों, जब पानी को वाटर पोट में रखते हैं तो वाटर के ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो वाटर पोट के अंदर जो पोर्स हैं वहाँ से बाहर चले जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। वाटर के ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल वाटर पोट के पोर्स में से बाहर चले जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो वाटर के सिर्फ कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल उसमें बचते हैं और पानी अपने को ठंडा लगता है, ठंडक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन बोल सकते हैं बच्चों, वाई वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो बच्चों गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। कॉटन के कपड़े उन पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद बेटा जो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में पसीने के रूप में कॉटन के कपड़े पर एब्जॉर्ब हुए और वहाँ से इवेपोरेट हो जाएंगे, तो सिर्फ कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बॉडी पे बचेंगे, हमारे को ठंडक महसूस होती है। लेकिन दूसरा पॉलिएस्टर का कपड़ा है, मान लिया वो पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बेटा बॉडी पे रह जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे नहीं तो इवेपोरेट नहीं होंगे। इसलिए बेटा कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वहाँ कॉटन के कपड़े से बेटा वो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे, कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बॉडी में बचेंगे और हमारे को ठंडक महसूस होती है। ठीक है। फिर एक और सोच सकते हैं बेटा, जो कूलर के अंदर जाली लगी होती है तो वो जब दिन में, जिस दिन ड्राई मौसम होता है उस दिन कूलर की कूलिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि जब जाली ड्राई हो गई तो बेटा जब उसके ऊपर पानी गिरेगा तो पानी के एनर्जी वाले मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे, कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जाली पे बचेंगे जो हवा के साथ ठंडक देंगे। लेकिन मॉइस्चर है तो मॉलिक्यूल एनर्जी वाले जाली से इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे बेटा, नहीं इवेपोरेट हो जाएंगे ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, तो कूलर से उतनी ठंडी हवा नहीं मिलेगी। तो ये बेटा कुछ फिनोमिना जो इवेपोरेशन से रिलेटेड थे आप जानते ही होंगे, मैंने आपको उसको बताया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें फिर एक चीज़ लिखी आ जाए बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन। एक मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी उसको हीट की नीड होती है, ज़रूरत होती है, क्या बोला मैंने, एक मोल लिक्विड को बच्चों वेपर में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए उस लिक्विड को जितनी हीट की नीड होती है, ज़रूरत होती है, उस हीट को बोलते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो लिखते हैं डेफिनेशन,
इट इज amount of heat required to convert 1 mole of liquid, 1 मोल लिक्विड को किसके अंदर बच्चों, वेपर्स के अंदर। एक चीज़ और छोटे से पढ़ लेते हैं इसी में, वेपर प्रेशर। ये देखें क्या है। जैसे बच्चों हमने किसी कंटेनर में लिक्विड को लिया, और इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, क्या बने लिक्विड के, इवेपोरेशन हुआ, वेपर्स बने, और मैंने बेटा इसको कवर कर दिया, और हीट किया और वेपर बनेंगे। इसको कवर किया तो कुछ वेपर कंडेंस होकर वापस लिक्विड के स्टेट में आएंगे। जैसे बेटा मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, पतीले के अंदर पानी लिया, उसको ढक दिया, पानी को बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, पानी के वेपर उसके ढक्कन पे जमते हैं, कुछ वाटर की बूंदें भी दिखाई देती है, क्योंकि ढकने की वजह से वेपर पे प्रेशर लगेगा, पास आ जाएंगे, वापस लिक्विड में हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। तो यहाँ बेटा ढका है तो इसके कुछ मॉलिक्यूल बेटा कंडेंस होकर वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट होंगे, ये चलता रहेगा। और हीट करेंगे और वेपर बनेंगे, कुछ मॉलिक्यूल बेटा कंडेंस होकर लिक्विड में भी आते रहेंगे। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा बेटा जब जितने इसके वेपर बनने थे बन गए, और जितना इन्होंने कंडेंस होकर वापस आना था आ गए, जिसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों इक्वल हो गए, जितना बनना था बन गया, जितना कंडेंस होकर लिक्विड में आना था आ गया। उस कंडीशन में बेटा वेपर्स ना लिक्विड पे जो प्रेशर लगाएंगे, उस कंडीशन में जो मैंने कंडीशन बताई है, वेपर्स क्या करेंगे, लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे, उस प्रेशर का ही नाम क्या होगा बच्चों, वेपर प्रेशर। यानी कि प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स ऑन लिक्विड इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बेटा, जितने लिक्विड से मैक्सिमम वेपर बनने थे बन गए, जितने वेपर वापस लिक्विड में आने थे वो आ गए। तो लिखते हैं बच्चों इसके डेफिनेशन को, इट इज प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स ऑन लिक्विड इन द कंडीशन ऑफ, कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देख लेंगे बेटा वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, तो इसको बस समझते हैं एक बार। पहला फैक्टर बोल सकते हैं बच्चों क्या, नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर में देखना है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसी लग रही है, स्ट्रॉन्ग या वीक। अगर दो लिक्विड लिए मैंने, मान लिया एक ए है एक बी है, ए में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। लिक्विड बी में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। कुल मिला के बोल देंगे बच्चों कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो वहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वेपर ज़्यादा बनेंगे। तो लिखते हैं बच्चों इसको, वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बेटा, इंटर मोलिकुलर फोर्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो बेटा एक फैक्टर ये हो गया। अगले फैक्टर की तरफ और बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है कि सबसे बड़ा फैक्टर तो लिक्विड ही था,
बेटा दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। ये आप खुद सोच सकते हैं, किसी में बेटा रटना नहीं है। लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा हीट मिलेगी, उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा है। लिक्विड को टेम्परेचर कम मिलेगा, लिक्विड कम हीट होगा, वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। तो सीधा क्या बोल सकते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा। तीसरा फैक्टर जोड़ सकते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से लगने वाले प्रेशर का इफेक्ट। जैसे बेटा एटमॉस्फेयर का प्रेशर मान लिया वेपर्स पे ज़्यादा लग रहा है तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए बेटा ऐसे, ये आपने डायग्राम बनाया था कि किसी वेसल में लिक्विड लिया और बेटा हमने लिक्विड को क्या किया, यहाँ से हीट किया। ये लिक्विड लिया है, इसको हीट किया बेटा, इसके वेपर बन रहे हैं। मैंने कहा बेटा बाहर से ना प्रेशर लग रहा बहुत ज़्यादा इस पर, तो अब मान लो बेटा वेपर बन गए थे, वेपर्स पे प्रेशर लगेगा, ये तो बेचारे कंडेंस हो गए वापस लिक्विड में आ जाएंगे। मान लो बेटा ये 2 भी आ गए लिक्विड में, तो 2 तो कम हो गए ना, प्रेशर सिर्फ 3 का लगेगा। एक तो लगता बेटा 5 का प्रेशर, लेकिन बाहर वाले प्रेशर ने 2 को कंडेंस कर दिया, अभी सिर्फ 3 का प्रेशर लग रहा है, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में लेके आता है, इसलिए वेपर प्रेशर हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने से घटेगा, डिक्रीज होगा। तो इसको एक्सप्लेन भी कर देते बेटा। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, किस वजह से, विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने से। क्यों, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर वाला प्रेशर बेटा क्या करता है, कंडेंस कर देता है किसको, वेपर्स को लिक्विड में, इसलिए क्या होगा, नंबर ऑफ वेपर्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और वेपर ही कम होंगे तो ऊपर लिखा है बेटा वेपर प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, ये रूल है। और बेटा चौथा फैक्टर बोल सकते हो, एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल या सॉलिड सब्सटेंस। नॉन वोलाटाइल जिसके वेपर बने बेटा, नॉन वोलाटाइल का मतलब जिसके वेपर ना बने, और सॉलिड का मतलब भी होता बेटा जिसके वेपर नहीं बनते। देखिए बेटा ये लिक्विड के वेपर बन रहे थे, आपने इसमें बिना वेपर बनाने वाली नॉन वोलाटाइल चीज़ डाल दी ऐसे कुछ, ठीक है। ये किसको शो करता है, नॉन वोलाटाइल को, सॉलिड को। तो देखिए बेटा नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस या सॉलिड सब्सटेंस के खुद के वेपर नहीं बनते, और साथ के साथ बेटा जहाँ आप इसको डालेंगे उतने एरिया के लिक्विड को भी कवर कर लेगा, अपने वेपर बनाता नहीं, इतने एरिया के लिक्विड को भी कवर कर लेगा, तो लिक्विड के भी वेपर नहीं बनेंगे। लिक्विड के वेपर नहीं बनेंगे तो ओवरऑल बेटा नंबर ऑफ वेपर कम बनेंगे, इसलिए वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए लिक्विड का उससे घट जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, नॉन वोलाटाइल या सॉलिड का मतलब है, सॉलिड सब्सटेंस का मतलब जिसके वेपर ना बने, ये खुद के वेपर बनाते नहीं, इतने एरिया के लिक्विड को भी ढक रखा है, तो लिक्विड के वेपर कम बनेंगे, इसलिए बेटा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो लिख देते हैं इसको, इस तरह के सब्सटेंस, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इटसेल्फ, अपने आप डज नॉट फॉर्म वेपर्स, वेपर्स नहीं बनाते, और एंड आल्सो कवर द लिक्विड, लिक्विड को भी कवर कर लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ वेपर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जिसकी वजह से बाय विच वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा,
आल्सो डिक्रीजेस। तो बेटा फैक्टर हो गए अलग अलग, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं।